नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हाल ही में 5 अगस्त, मैं इस तारीख को दोहराना चाहता हूं, 5 अगस्त 2020, क्योंकि यह वो दिन है जिसके इंतजार में कई सदियां गुजर गईं, कई लोगों की जिंदगियां गुजर गईं, लेकिन आप, मैं, हम सभी उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो इस दिन के साक्षी बने। अब क्या हुआ था इस दिन को आप सभी मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। देखिए, आपने भूमि पूजन के विषय में न्यूज चैनल पर काफी डिटेल्स में देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जो 500 साल का समय था, इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई, किन किन लोगों ने संघर्ष किया, क्या क्या आंदोलन किए गए, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो शुरू होगी 1528 से और हम आपको लेके आएंगे 2020 5 अगस्त तक। तो इस वीडियो में शुरू से बने रहिए अंत तक और पूरे ध्यान से देखिए। देखिए, अब मैं बात करता हूं, हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनके बारे में। 1528 में जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ तो पहले हम उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद विवादों से जुड़े दंगे के बारे में डिस्कस करेंगे, कोर्ट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, मंदिर से जुड़े हुए आंदोलन, विवादित ढांचे का विध्वंस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला था। देखिए, यह जो विवाद था, यह भारत का सबसे बड़ा विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया था उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे द राम टेम्पल के बारे में। इसके बारे में हम राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो प्रस्तावित ढांचा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं, किसी की भी मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, तो आप इसको उसी हिसाब से लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर किस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, कितना भव्य, कितना विशाल, कितना सुंदर मंदिर जब ये होगा, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, और कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। इसको देखकर मेरे मन में जो इच्छा हो रही है वही आपके मन में भी हो रही होगी कि जल्द से जल्द अयोध्या जाकर इस मंदिर का दर्शन किए जाएं। लेकिन हम सभी को 3 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 3 वर्षों का समय लगेगा। जब तक के लिए हमारी ये वीडियो देखते हैं। देखिए, यह कहानी शुरू होती है 1528 से। 1528 में भारत के पहले मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। देखिए, यह जो मस्जिद थी, जो लोकल लोग थे वे इस मस्जिद को कहते थे मस्जिद ए जन्म स्थल। इसका निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। आप इनकी फोटो देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो विवादों की शुरुआत हुई थी, तो देखिए 1853 में विवादों की शुरुआत हुई। 1853 में पहला हिंदू व मुस्लिम दंगा हुआ। हिंदुओं के अनुसार जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था वह एक हिंदू मंदिर को तोड़ के करवाया गया था, और यह जो दंगे थे ये 1859 तक चले। उसके बाद यह जो समय था, इस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो ब्रिटिश सरकार इसके बीच में आती है और पूरे एरिया को 2 भागों में बांट देती है। देखिए, यह जो अंदर वाला इलाका था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह इलाका मुस्लिम्स को दिया गया इबादत करने के लिए, एवं जो बाहर वाला ये जो इलाका था, यह इलाका दिया गया हिंदुओं को उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। एवं यहाँ पर राम चबूतरा जो है वह इसका निर्माण भी इसी समय किया गया था। अब अगर मैं बात करूँ ब्रिटिशर्स के बारे में, तो इन्होंने ये जो पूरा क्षेत्र था इसमें फेंसिंग भी करवा दी थी। अब अगर हम बात करें जो कोर्ट केसेस हुए थे उनके बारे में, तो सर्वप्रथम 1885 में जो महेंद्र रघुवर दास जी थे उन्होंने कोर्ट केस किया। तो इन्होंने कोर्ट केस क्या किया, इनकी जो मांग थी वह यह थी। देखिए, यहाँ पर जो राम चबूतरा यह खुले में, तो रघुवर दास जी की मांग थी कि इसके ऊपर एक पक्की छत का निर्माण किया जाए। तो कोर्ट ने इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा जो 1949 की अगर हम बात करें, तो उस समय पे मस्जिद के अंदर भगवान राम जी की मूर्ति को रखा गया। इसके बाद दंगे हुए, काफ़ी विवाद की स्थिति आई। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार थी, भारत सरकार ने यह फैसला किया कि यह जो पूरा क्षेत्र है इसको क्लोज कर दिया जाएगा, और भारत सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1950 की, तो महेंद्र रामचंद्र दास जी ने केस फाइल किया। देखिए, अब यहाँ पर 1949 में भारत सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है एवं इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। तो 1950 में महेंद्र रघुवर दास जी ने एक याचिका दायर की, जिसके अंतर्गत उन्होंने मांग की कि हिंदुओं को पूजा करने दी जाए। ठीक है, तो इनकी जो याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया गया। अब हम बात करें 1959 की, तो 1959 में जो निर्मोही अखाड़ा है वह इस विवाद में शामिल हुआ, क्योंकि उसने एक याचिका जारी की जिसके अंतर्गत जो विवादित साइट थी, जो डिस्प्यूटेड साइट थी, उसका उसने मालिकाना हक मांगा, उस पर उसने अपना अधिकार मांगा। इसके अलावा 1961 में इस विवाद में शामिल हुआ सुन्नी वक्फ बोर्ड, जब उसने एक याचिका दायर की, एक अर्जी दायर की, जिसके अंतर्गत जो विवादित
स्थल था वहाँ पर उन्होंने अपनी मालिकाना हक मांगा। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारा भी हक है। तो इस प्रकार से इस विवाद की शुरुआत हुई। देखिए अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं मंदिर से जुड़े हुए आंदोलनों की तरफ। तो देखिए 1984 में जो विश्व हिंदू परिषद है, जो BHP है, इसने एक धर्म संसद का आयोजन किया। और ये जो धर्म संसद का आयोजन किया था, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि ये जो मुद्दा है राम भूमि का, इसके राजनीतिक तौर पर इसको उठाया जाए एवं राम मंदिर का निर्माण के लिए आह्वान किया जाए। इसका यह मुख्य उद्देश्य था धर्म संसद को आयोजन करने का। और हम बात कर रहे हैं 1986 में, तो 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, ठीक है। और इसी समय जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन किया 1986 में। इसके अलावा अगर हम बात करें 1989 की, तो 1989 में जो रामलला विराजमान है, इन्होंने एक केस दायर किया जिसके अंतर्गत जो डिस्प्यूटेड साइट थी उस पर इन्होंने अपना अधिकार मांगा, अपना मालिकाना हक मांगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1990 में, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी। यह रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली गई थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए यह रथ यात्रा निकाली गई थी। देखिए आप इस फोटो में आपको नरेंद्र मोदी जी भी दिखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी दिखेंगे। अब यह जो यात्रा थी, इसको बिहार में रोक लिया गया और जो आडवाणी जी थे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और इस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दिया गया था। देखिए अब हम बात करें 30 अक्टूबर 1990 के बारे में, तो ये काफ़ी दुखद दिन था, क्योंकि इसी दिन मुलायम सिंह यादव जो थे, उस समय ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो इन्होंने जो कार सेवक एकत्रित हुए थे अयोध्या में, उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिए थे और इस घटना में कई कार सेवकों की मृत्यु भी हो गई थी। तो अब आप बात करेंगे कार सेवक के बारे में, तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, तो ये उन वॉलंटियर्स को कहा जाता है जो कि मंदिर या मस्जिद निर्माण के लिए स्वेच्छा से आए हुए थे, तो इनको कार सेवक कहा जाता था। तो 30 अक्टूबर 1990 में ये अयोध्या में एकत्रित हुए, लेकिन वहाँ के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिनमें कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। यह काफी दुखद घटना थी। फिर उसके बाद 1991 में कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। तो यह कल्याण सिंह है। तो इसके बाद हुआ ये, जो 2.77 एकड़ विवादित स्थल था, उसको उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब वो जो क्षेत्र था वह किसके अधिकार में आ गया? वह आ गया उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार में, वह क्षेत्र आ गया। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में लाखों कार सेवक एकत्रित हो गए थे और इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। और यह आता है विवादित ढांचे का विध्वंस, हमारा पॉइंट। तो देखिए कई कार सेवक एकत्रित हो रहे हैं, आप इसको फोटो में आप काफी अच्छे से देख सकते हैं, और बाबरी मस्जिद पर चढ़े हुए हैं और इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था एवं छोटा सा एक पूजा स्थल भी बना दिया था वहां पे, और भगवान जी की मूर्ति भी रख दी थी। कल्याण सिंह ने इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो इससे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार बनी थी 1991 में, वह गिर गई। इसके अलावा यह जो इंसिडेंट हुआ था, अब ये इंसिडेंट हुआ था, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम रखा गया लिवराहन कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की कब? 2009 में। और इस समय तक जितने भी केस या जितने भी मुद्दे फाइल हुए थे वह सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा चुके थे, तो उनको भी आप याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक हम आ चुके हैं, तो बात करते हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। तो इसने क्या किया इस मुद्दे के बारे में? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईयर 2002 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको आदेश दिए कि आप विवादित जो साइड है वहां पर जाइए, वहां पर आप खुदाई कीजिए और वहां पर प्रमाण निकालिए और अपनी एक रिपोर्ट जारी कीजिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की खुदाई करने के उपरांत। उसने कहा कि 12वीं शताब्दी में इस स्थल पर, इस जगह पर एक मंदिर था और 1528 में यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो ऐसा कहा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए फिर उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले के अंतर्गत जो विवादित स्थल था उसका बंटवारा कर दिया गया 3 हिस्सों में। देखिए यह जो बंटवारा किया गया, यह किया गया रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी बक्सबोर्ड, इन तीनों के बीच में यह बंटवारा कर दिया गया। 1/3 1/3 1/3 इस प्लेस को बांट दिया गया। देखिए जो राम मूर्ति वाला हिस्सा है, यह हिस्सा दिया गया रामलला विराजमान को। इसके अलावा अगर हम बात करें निर्मोही अखाड़े को कौन सा हिस्सा दिया गया, तो निर्मोही अखाड़े के हिस्से में आई
जो राम चबूतरा है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो राम चबूतरा है और जो सीता रसोई है और जो भंडार गृह है, ये तीनों आए निर्मोही अखाड़े के हिस्से में। इसके अलावा जो बचा हुआ तीसरा हिस्सा था वह आया सुन्नी बक्स बोर्ड के हिस्से में। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यह जो फैसला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, इस डिसीजन पर रोक लगा दी थी 9 मई 2011 को। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसके फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद फरवरी 2016 में जो सुब्रमण्यम स्वामी थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए केस दर्ज किया। तो इसके लिए जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, जब यह बेंच बनाई गई थी वह भी इस बेंच के सदस्य थे। इसमें टोटल 5 जजों को रखा गया। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, और जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह भी इस बेंच के सदस्य थे, जो हैं अरविंद बोबड़े जी, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.ए. नाजीर। यह पांचों जो जज थे, इनकी बेंच बनाई गई ताकि वह इस देश के सबसे बड़े मुद्दे, जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था, इसके लिए सही फैसला सुना सकें। तो इन्होंने यह कार्य किया भी, बखूबी यह कार्य किया इन्होंने। देखिए 40 दिनों तक लंबी लगातार सुनवाई चली, लगातार हेयरिंग्स चली, और उसके बाद जो 5 जजों की बेंच थी उसने 5-0 की सहमति से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अब ये जो ऐतिहासिक फैसला था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले तो इन्होंने जो निर्मोही अखाड़ा था उसके दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने सिया बक्स बोर्ड के दावे को भी खारिज कर दिया। अब इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी उसको आधार माना और उसके आधार पर उन्होंने अपने फैसले सुनाए। इन्होंने कहा कि जो मस्जिद है उसके नीचे एक गैर इस्लामिक ढांचा था। मस्जिद का निर्माण किसी गैर इस्लामिक ढांचे को तोड़ के किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो विवादित जगह थी उसका मालिकाना हक किसको दे दिया? उसका मालिकाना हक दे दिया रामलला विराजमान को। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे जो भगवान है, जो हमारे गॉड्स हैं, उनको एक लिविंग एंटिटी मानता है। तो इस तरह से ये जो विवादित स्थल था अब यह राम जी के नाम पे कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह राम का हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार है उसको आदेश दिया। उसको क्या आदेश दिया? उसने उसको आदेश दिया कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको मस्जिद निर्माण के लिए आप 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए, ठीक है। और 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट को बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने की बात उन्होंने कही। तो उसके बाद जो फरवरी 2020 में सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण भी कर दिया। अब इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। देखिए ये जो ट्रस्ट बनाया गया, ये जो राम मंदिर का निर्माण होगा उसमें किस प्रकार का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से राम मंदिर का ढांचा बनाया जाएगा, उसमें लगने वाला खर्च, बाकी सारी की सारी चीजें यही ट्रस्ट देखेगा। अब हम बात करें इसके मोटो के बारे में, तो इसका मोटो क्या है? इस ट्रस्ट का मोटो है रामो विग्रहवान धर्मा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए इस लोगों को जो वाल्मीकि रामायण है उसकी यह एक चौपाई है, वहां से इसको लिया गया है। अगर मैं बात करूं इसके अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ है भगवान श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप है। और यह जो लोगो है इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें भगवान राम की शक्ति के साथ साथ जो उनके परम भक्त थे हनुमान जी, उनकी भक्ति को भी जगह दी गई है। देखिए अब हम बात करते हैं 5 अगस्त 2020 के बारे में, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन किया गया। देखिए यह काफी ऐतिहासिक दिन था, काफी महत्वपूर्ण दिन था। यह एक दिवाली के रूप में भी लोग इसको मना रहे हैं, क्योंकि लगभग 500 सालों के बाद भगवान जो हैं वह अपने जन्म स्थली में लौट रहे हैं। जो दिवाली मनाई जाती है हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वह तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम जी घर लौट रहे थे इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो एक तरह से यह भी एक दिवाली है, क्योंकि यहाँ पे 500 सालों के बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थल पर लौट रहे हैं। तो चलिए क्यों ना हम बात करें इस मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर का नक्शा जो है यह 1-2 दिन पहले इसको जारी किया गया है। इतना भव्य, इतना विशाल यह मंदिर बनेगा, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। यह एक 3 मंजिला मंदिर होगा। इस मंदिर को बनाए जाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। अगर हम बात करें ये जो मंदिर की शैली है वह कौन सी होगी, तो इसकी शैली होगी नागर शैली।
क्योंकि यह नॉर्थन मंदिर है, क्योंकि यह भारत के नॉर्थन एरियाज में बनाया जा रहा है। क्योंकि भारत की जो शैलीज होती हैं मंदिरों की, उनमें 2 प्रकार की शैलीज हमने पढ़ी हैं, जिनमें नागर शैली व द्रविड़ शैली होती है। जो द्रविड़ शैली होती है वह साउथ साइड के जो मंदिर होते हैं उनको द्रविड़ शैली में निर्मित किया जाता है, और हम बात करें नॉर्थ साइड की टेम्पल्स की तो उनको नागर शैली में निर्मित किया जाता है। इसलिए जो हमारा राम मंदिर होगा उसकी शैली होगी नागर शैली। अगर हम बात करें जो हमारे डोम्स रहेंगे या जो मंडप रहेंगे वह कितनी की, उनकी संख्या की बात करें तो वह रहेंगे 5। बात करें पिलर्स की, यहाँ पर कितने खंबे जो है वह मंदिर में बनाए जाएंगे, तो वह 360 पिलर्स मंदिर में निर्मित किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें, देखिए इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए कि इसकी हाइट 161 फीट इसकी हाइट होगी। इसके अलावा यह जो एरिया, इसको हम बोल देंगे शिखर, इसको शिखर बोलते हैं। अब बात की जाती है गर्भगृह की, तो यहाँ पर है गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर जो मेन डाइटीज होती हैं उनको स्थापित किया जाता है, एवं जो अन्य जैसे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति हुई, या सीता जी की मूर्ति हुई, या हनुमान जी की मूर्ति हुई, और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है, इसके अलावा और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ स्थापित किया जाएगा। अब अगर हम बात करें, यह जो मंदिर है इसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है, तो इसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को। देखिए ये जो श्री सोमपुरा जो है, श्री सोमपुरा, इनका आपने नाम सुना होगा, इन्होंने इस मंदिर की डिजाइन को तैयार किया है। और ये श्री सोमपुरा ये वही हैं जिनके पिताजी ने जब सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उनकी डिजाइन को तैयार किया था। तो काफी इंटेलिजेंट जो दिमाग है वह इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो काफी भव्य, काफी विशाल मंदिर बनेगा। तो इसको काफी अच्छे से आप देख सकते हैं, और आप जल्द से जल्द, आपकी सभी की इच्छा पूरी हो कि आप जल्द से जल्द इस मंदिर को देखने जाएं। देखिए बात करते हैं कुछ अन्य फोटोज के बारे में। तो देखिए यह जो फोटोज हैं ये मंदिर की भव्यता को, उसकी सुंदरता को दर्शा रहे हैं। आप देखिए, आप इस तरफ से देखिए, ये 3 मंजिला मंदिर है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, बात की जाए कुछ अन्य फोटोज के बारे में, आप यहाँ से इसका व्यूज देखिए, कितना भव्य, कितना विशाल दिख रहा है। ये अंदर का व्यूज है। ऊपर का जो वो डिजाइन देखिए आप, कितनी बारीकी से इस मंदिर को बनाया जाएगा, कितना अद्भुत, कितना सौंदर्यपूर्ण होगा, मजा आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारा जो चैनल है सफलता के सारथी, इस पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी आती हैं। जो वीडियोज़ हम जो बेस्ट करंट अफेयर्स होता है उसको आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए जिस पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की लिंक है, और एक बार उसको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसके बाद ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आग लगा दीजिए। जय श्री राम दोस्तों।